नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सरकार गठबंधन की बनेगी या इनकी बीजेपी की बनती है, ये मायने रखता है। एक कवि की मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, मैं शुरुआत उसी से करता हूँ। कभी सदा न संग सहेलियाँ सदा न राजा देश, सदा न संग सहेलियाँ सदा न राजा देश, सदा न जग जीवना सदा न काला केस। यानी परिवर्तन जो है संसार का नियम है, परिवर्तन होना भी चाहिए और यदि आप इसको माने तो ज़्यादा बेहतर है। परिवर्तन होगा तभी आप समय के साथ चल पाओगे। यदि आपने परिवर्तन को नहीं समझा, नहीं माना और परिवर्तन के साथ नहीं चले तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, इस चुनाव में जो परिणाम आए, जो अपेक्षाओं के अनुरूप, बीजेपी के अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए और कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुरूप आए, इस परिणामों से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आज मेरे दो मित्र हैं, एक कांग्रेस के मित्र हैं और एक बीजेपी के मित्र हैं। कांग्रेस से प्रेमचंद जी एडवोकेट हैं, प्रेम प्रकाश जी सैनी एडवोकेट हैं, वकील साहब, और एक रमाकांत जी पटेल है, बीजेपी के यहाँ के शहर के महामंत्री हैं। दोनों से चर्चा करेंगे। देखिए, डिबेट नहीं है, चर्चा करेंगे। ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणाम में जिस तरह से झकझोरा है आम आदमी के मानस को, जिस तरह से अहंकार को नीचे लाए, बड़े बड़े नेताओं के जो बड़े बड़े वादे थे, उन सब की वादों की पोल खोलिए, उस पर चर्चा करेंगे। बड़े सार्थक और संयमी चर्चा करेंगे। प्रेम जी, आपका भी स्वागत है और भाई साहब आपका भी स्वागत है। सीधा सीधा सवाल है। एक पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। आप बीजेपी के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत अच्छा वक्त है भाई। मेरा रमाकांत जी सीधा सवाल ये है कि एक नारा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार है। आपको नहीं लगता अब की बार 400 पार थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए 300 में से बिटना पड़ा? लगता तो ऐसे ही था, थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से कि भाई जो भौगोलिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं बीजेपी की, क्षेत्रीय पार्टी, वैसे खुशी की बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी सब जगह अपने पैर पसार चुकी है और आशा है कि जो ये परिणाम आए हैं उससे भी मैं दूरदृष्टा होने के नाते ये सोच रहा हूं कि ये एक आगे फिर अगले 5 सालों में भी मोदी जी या हमारी पार्टी नेतृत्व करेगी, ऐसा मेरे को संकेत लग रहा है आज की राजनीति के हिसाब से। क्योंकि आखिरी आ चुका है कि ये 37 दल मिलकर हिंदुस्तान के अंदर, अब पहली बार और आखिरी बार ही समझो कि ये 37 दल एक साथ लड़ रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाए हैं ये। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है कि हम कहते हैं ना कि अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी का या बीजेपी का अति आत्मविश्वास नहीं है कि 400 पार वाले 300 के अंदर सिमट गए। कहीं ना कहीं इस नारे का नकारात्मक परिणाम तो नहीं आया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अति विश्वास आदमी को थोड़ा सा निष्क्रिय कर देता है। उसका परिणाम दृष्टिगोचर राजस्थान में भी हुआ है, क्योंकि अगले मोदी जी तो आ ही रहे हैं, तो लोग बाग थोड़े वोट पटकने में अपनी सक्रियता नहीं निभा पाए। उसका उदाहरण के रूप में मैं देख लो कि पार्टी कैंपेन के अंदर मालपुरा के अंदर हमारे बूथ में 828 वोट पड़े थे 1064 में से 159 बूथ नंबर पर, और पूरे दिन में केवल नहाने और पाठ पूजा करने के लिए गया था घर पे, और 12 के 12 घंटे 1 घंटे को छोड़ करके बूथ पर था, और 825 में से लोगों को 2 गाड़ियां भी हमारे दूर पड़ते हैं, डाणी में भी वो वोटर हैं, उनको लाने करने के हिसाब से, लेकिन मेहनत की तो 725 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब मैं यही लगा रहा हूं कि मेरे को ये अंदाज नहीं था कि हमारे वार्ड में जो स्थितियां हैं केवल माइनॉरिटी के 20-25 वोट थे, लेकिन कांग्रेस को 90 वोट कहां से आ गए, उसका जानकारी लेना चाह रहा हूं। परिणाम इतने होते हुए भी, क्योंकि मैं निरंतर परिष्कार का, कांग्रेस को तो अपेक्षा नहीं थी। कांग्रेस को लग रहा था, जैसे कि एग्जिट पोल बता रहे थे कि भाई जो कांग्रेस पहले जैसे देश में 54 सीटें थी 2019 में, और अब लग रहा था कि 60 सीटें या 65 सीटों के आसपास आई, लेकिन कांग्रेस ने अप्रत्याशित जो परिणाम आया है ना, वैसे तो 99 अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 10 सालों से कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही थी, अचानक उसके 99 सीटें हो जाती हैं। लेकिन अब आप पे आरोप एक और लगता है, कांग्रेस वालों को ये लगता है कि भाई जैसे एक नैरेटिव सेट कर दिया कांग्रेस ने, किस तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो आपको ये लगता है कि नैरेटिव सेट होने की वजह से ही केवल ये सीटें 99 में आई है? ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से
वर्तमान राजनीति में, लोकतंत्र में जिस तरह की 10 साल से व्यवस्थाएं चल रही थी, लोकतंत्र को कुचलने का जो काम हो रहा था, मीडिया को मैनेजमेंट करके विपक्षी दलों को लोकसभा में जब बोलते थे तो कैमरे बंद कर दिए जाते थे, ये सारी बातें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने देश में 6-7 हज़ार किलोमीटर यात्रा की, उन्होंने लोगों से बात की। जिस तरह से राहुल गांधी की छवि पप्पू की बना रखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया के द्वारा और इनके IT सेल द्वारा बनाई गई थी। आज जनता को असली मुद्दों से रूबरू हो। मोदी जी के 10 साल के शासन में सांसदों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ये उसका नकारात्मक परिणाम है। सरकार की योजनाएं भी ऐसी नहीं थी जो धरातल पे चले। देखिए आज जिस तरह से अग्निवीर योजनाएं लाई, उस पे लोगों का गांवों में, शहरों में सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को भटका। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 10 साल में सिर्फ लोगों को हिंदू मुसलमान 370 CCA, 3 तलाक, 4 तलाक, राम मंदिर, ये सारी चीजें लोग जान गई। देखो धर्म के नाम पे हम किस व्यक्ति का पेट नहीं भर सकते। हम जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक ये देश नहीं चल सकता। अच्छा, युवाओं के लिए योजना नहीं देंगे, नहीं एक सीधा एक बात करते हैं सर। देश की तो हमने जो बात करी थी, देश से शुरुआत करी है। हम अपने गृह जिले की बात करते हैं, रमाकांत जी प्रेम जी, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की 10 साल से सुखबीर सिंह जोनापुरिया यहाँ थे। रमाकांत जी आप बीजेपी के, सांसद साहब भी जो हैं वो भी बीजेपी के। हमने देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, मैंने ब्लॉग लिखा था तो पहले साफ लिखा था कि चुनाव परिणाम के बाद की बता दूं सर। तो मैंने जितना आकलन किया, लोगों से मिला हूँ, लोगों से चर्चा की है, लोगों से संवाद किया था, तो मुझे लगा था कि जोनापुरिया जी कहीं ना कहीं हार रहे हैं। पर उनका जो सबसे मुझे कारण लगता है, आपको क्या लगता है वो अलग चीज़ है, मुझे लगता है कि जोनापुरिया जी बिल्कुल निष्क्रिय थे। अभी नहीं, लोकसभा चुनाव में नहीं, वो विधानसभा चुनाव में भी निष्क्रिय थे और उनके निष्क्रियता का परिणाम ये निकला। दूसरी बात, उनका अभिमान और अहंकार आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनसे ही बदसलूकी करी है, बल्कि पत्रकारों को धमकाए भी। आप मानते हैं? ये मेरा सवाल ये है कि ये जो अभिमान, जोनापुरिया जी का अभिमान और जो ये निष्क्रियता है, ये जो अहंकार है, ये उनकी हार की जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। देखो, पहले तो आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले तो माननीय वकील साहब ने जो बात कही थी ना कि अग्निवीर और धरातल पर कोई काम, उसी बात पर मैं आ जाऊंगा। आपके प्रश्न का जवाब भी मिलेगा, लेकिन इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गत 5 वर्ष में गहलोत साहब की सरकार थी, ऊपर जल जीवन मिशन जो चल रहा था मोदी जी का 2023 तक, हर घर नल जल योजना और बिजली की योजना 22 तक की थी, जो आज हिंदुस्तान में सब जगह बिजली है। हर गांव में, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है, ये मोदी जी की देन। और जल जीवन मिशन में हर घर नल जल योजना थी और 2023 तक की कार्य योजना थी मोदी जी की, केंद्र सरकार की। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट मोदी जी को ये श्रेय नहीं मिल जाए कि भाई जल भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी ने सोचा ही नहीं होगा कि मकान, रोटी, कपड़ा। ये अब सुनिए, केंद्र की बातों में इन्होंने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा। 27वें नंबर पर कैसे रह गए? मेरी बात सुनिए, आप दोनों ने अपना पक्ष रखा। 5 साल में 27वें नंबर पर जल जीवन मिशन में कैसे रह गए? हमने कहा था ये डिबेट नहीं है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रख दिया। अब हम जिले पे आ जाते हैं। आप मुझे बताइए, पूर्व सांसद जोनापुरिया का अहंकार क्या उनकी हार के लिए जिम्मेदार है? यही बात मैंने क्या है कि जब अपने मालपुरा में आंदोलन चल रहा था, मालपुरा जिला बनाओ का, तब माननीय सांसद साहब भी आए थे यहाँ पर। तो हमारे मंडल कार्यालय पर उन्होंने मीटिंग रखी थी, कोई कार्यक्रम था उन दिनों में, हमारे संगठन के कार्यक्रम चलते रहते, उनमें आया था। तो मैंने जोनपुरिया जी को, क्योंकि ये मेरा स्वभाव, मान लो एक प्राकृतिक स्वभाव कि जो वास्तविकता होती है आदमी व्यक्ति के सामने ही बोलने की मेरी ज़्यादा आवश्यकता महसूस करता हूं, क्योंकि जो कमी होगी जब उसको पता चलेगी तो ही निकाल सकता है, पीछे से तो अपन कुछ भी कहते रहे। तो मैंने साफ कहा था कि सांसद साहब 2 बात है, एक मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा सांसद फंड में 5 करोड़ रुपया 1 साल का मिलता है। मानते हैं कि कोरोना काल के अंदर वो बंद कर दिया था फंड, क्योंकि उसको दूसरे को वैक्सीन में इनमें काम में लिया था। लेकिन 5 साल में उस पीरियड को छोड़ने के बाद आज मैं
सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, और आज मैं नहीं बता सकता कि आपके 5 करोड़ का फंड कौन से विकास कार्य में लगा सकता, मैं ही नहीं बोल सकता, तो आम आदमी क्या जवाब दे सकता है? इस पर जवाब नहीं लगा। और दूसरी बात एक और कही थी मैंने कि 10 साल से आप सांसद हो, मैं आपके कार्यालय में एक नौकर बन के काम करूंगा, आप मालपुरा के 10 कार्यकर्ताओं के नाम बता दे तो मैं आपको आपके कार्यालय में जो भी सेवा होगी वो सेवा करूंगा नौकर बन के। लेकिन सांसद साहब को कोई जवाब नहीं था, क्यों वास्तविकता कहना मेरे सही बात थी, और उसको आप भी मानते हो, आम जनता भी मानती है। अपने दर्शकों से यही बात देखिए, ये बीजेपी कार्यकर्ता ही कह रहे हैं ना, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हम लोगों की जो टीम है ना, जिस चैनल पर आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे डिबेट कार्यक्रम किए हैं। डिबेट कार्यक्रम में हमने ये बात पूछी है, अरे भाई सांसद को एक वर्ष में 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, 40 करोड़ रुपए 5 साल में मिले हैं, 80 करोड़ रुपए आपको मिले, वो 80 करोड़ रुपए कहाँ हैं? अच्छा, 8 विधानसभाओं के अलग अलग मिलते हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ताओं ने, भाजपा प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि सांसद जोनापुरे से हमने सवाल किया तो उन्होंने माइक पे आने के लिए मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बदसलूकी की, जो तो अलग चीज़ है। पत्रकारों को उन्होंने धमकाया और देख लेने की धमकी दी, हम तो आपको देख लेंगे, उनको तो जनता ने देख लिया है। तो कहता हूँ आपका अहंकार कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब ये तो हुई बीजेपी की बात, कांग्रेस की बात करते हैं सर। कांग्रेस के जो हरीश मीणा है, पढ़े लिखे हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं, और कहते हैं कि भाई वो लगातार जीतते भी है, 2 बार देवली से विधायक। उन्होंने एक बात कही थी, ये बात आज भी लोगों के मन में खटकती है, हालांकि वो जीत गए, उनको बधाई हो, लेकिन उन्होंने मालपुरा में एक भाषण के दौरान एक बात कही थी, आप केवल उसके बाद जवाब दे सर। उन्होंने कहा था कि मालपुरा की जनता बेवकूफ़ है, जो कांग्रेस को नहीं जिताती है। अब इस बार भी वो भले जीत गए हो, लेकिन मालपुरा विधानसभा से 33,000 से बीजेपी जीती है। तो क्या हरीश मीणा की नज़र में मालपुरा की जनता बेवकूफ़ है? देखिए, जिस सीक्वेंस में उन्होंने ये बात कही थी, राजस्थान के पहले विधायक हैं जिन्होंने मालपुरा को विधानसभा में जिला घोषणा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, इस नई सरकार बनने के बाद भी उन्होंने वहां वो मांग रखी थी। अब आ जाइए इस बात पे, मालपुरा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का वो एरिया है जहां 35 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही। इसका कारण क्या है? इस विषय को लेकर के उन्होंने भावनात्मक स्वरूप में वो बात कही कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं, कही होगी, उन्होंने कह दिया होगा, पर उसका लॉजिक ऐसा नहीं था। जब मालपुरा जिला बनाओ आंदोलन चला, मालपुरा जिला बनता, कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी, ये एक अलग बात है। तो ये मालपुरा के डेवलपमेंट की बात थी, इसमें किसी पार्टी विशेष का या किसी अकेले व्यक्ति का तो लाभ होना नहीं था। जब वो चुनाव प्रचार में आए तो जिस तरह का रिजल्ट विगत 35 वर्षों से हमारे यहाँ से दिया जा रहा है, तो उन्होंने वो उस सब्जेक्ट में बात की कि मालपुरा की जनता सिर्फ हिंदू मुसलमान और झूठे भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में आकर के वोट कास्ट कर दिए। अच्छा सुनिए सर, हार का तो आपने बता दी, जीत। अब मुझे बताएं हरीश मीणा की जीत के प्रमुख तथ्य क्या, मतलब आपको लगता है कि उनकी जीत के जो हार का तो उन्होंने बता दिया कि भाई अहंकार और अभिमान और उसी वजह से हारे, आप बताएंगे हरीश मीणा क्यों जीते? देखिए, हरीश मीणा जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, झूठे वादे नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं। आप उनके देवली उनियारा क्षेत्र में जाके देखें, उन्होंने वहाँ की जनता के हितों के लिए हमेशा विधानसभा में मांग उठाई, वहाँ काफी कार्य कराया, और उनकी एक अच्छी लोकप्रिय छवि है। फर्जी बातें वो नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो ये कह दे मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, एक पढ़े लिखे और सभ्य व्यक्ति है, ठीक है ना सर, और यही इनका जीत का मंत्र है। चलिए उमाकांत जी ये बताएं, अब नए सांसद आप गए, आप बीजेपी के, वो कांग्रेस के हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी प्रमुख बातें हैं विकास की जो सांसद साथ से आप अपेक्षा रखते हैं बतौर विपक्ष के? मैं तो कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता हूँ। बीजेपी जो अपेक्षा रखती है कि सांसद अभी कार्य करके दिखाएं, बीजेपी का तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, अपेक्षाएं हमारे को पहले थी जो भी पूरी हो रही थी माननीय विधायक महोदय के सानिध्य में, और अब माननीय विधायक महोदय मंत्री बन चुके, उनको इतना समय मिल नहीं पाया आचार संहिता लोकसभा चुनावों के कारण, लेकिन आप खुद मानोगे देखोगे कि उनका विजन जो है दिमाग में हमारे को ध्यान है। मैं उनके सानिध्य में 10 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरे को भी विश्वास है कि इस मालपुरा की कायाकल्प होके रहेगी, क्योंकि जो ERCP योजना है वो एक जीवनदायिनी योजना है 21 जिलों के लिए। चलिए उससे एक इसी चीज़ में चलते हैं, ERCP पे आ जाते हैं। छोटा सा मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम
मैं ये पूछ रहा हूँ, आजकल जो मालपुरा के अंदर एक पेयजल संकट चल रहा है, मालपुरा के आसपास भी हैं, छोटे छोटे गाँव में बहुत सारी खबरें हम जो दिखाते नहीं हैं, बड़ी खबरें हम दिखाते हैं। जैसे तांतिया में आपको एक बता दूँ, शमशान के बीच में से जाके जिस तरह से पानी लाते हैं करते हैं। मैं तो केवल मालपुरा में आजकल एक कार्रवाई हो रही है, अवैध बूस्टर जब्त किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अवैध बूस्टर जब्त करना इस समस्या का हल है? हल तो ये प्रयास है एक मंत्रालय कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि अवैध रूप से खींच रहे हैं तो दूसरे का हक, गरीब का हक, जो सक्षम आदमी है बूस्टर लाके, क्योंकि 6-7 हज़ार की मोटर आती है तो उसको दूसरे के हक को छीनना हो गया वो तो मैं तो एक तरह से उचित समझता हूँ, क्योंकि एक कर्मचारी की आम जनता त्राहिमाम कर रही है तो हर आदमी को ज़रूरत के मुताबिक या उससे कम भी पानी मिल रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा मिले तो सही। ये सोच रहा है आदमी बूस्टर लगा करके कि मैं ही सारा माल खा जाऊं और भूखे मरे, तो इससे मैं सहमत। अच्छा प्रेम जी, आप बताएं, जनता द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जिस इलाके में पानी सबसे कम आ रहा जा रहा है वहीं से बूस्टर छीने जा रहे हैं। अच्छा, बूस्टर छीन लें, जब्त कर लें, वो कोई बात नहीं जलदायु विभाग द्वारा, लेकिन बूस्टर छीनने के बाद में उस एरिया में पानी नहीं आ रहा और जलदायु विभाग किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। देखिए, ये समस्या गर्मी में हमेशा आती है, पानी की शॉर्टेज हमेशा होती है। जलदायु विभाग द्वारा जो बूस्टर जब्त करने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अब वो किस कार्य योजना के अनुरूप चलाया जा रहा है इसके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, पर मेरा निजी मानना यह है कि आज मालपुरा शहर में 100 कनेक्शन है तो 99 कनेक्शन पे बूस्टर लगे हुए, तो हम उस एक व्यक्ति के पानी पहुंचाने के लिए 99 बूस्टर जब्त करें तो ये मैं समझता हूँ ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। बुद्धिमानी का काम वो है कि उस एक व्यक्ति को जलदायु विभाग द्वारा बूस्टर लगा दिया जाए, उसके घर पानी पहुंचे। मालपुरा शहर की जो बनावट है वो कहीं जगह ऊंचाई की है और कहीं जगह नीचे वाले एरिया है, तो नीचे वाले एरिया में पानी आ जाता है। आज मालपुरा की जो पाइपलाइन है वो 6 फीट तो जमीन में नीचे गड़ी हुई है और 6 फुट उसने कुर्सी ले ली, 12 फीट पानी चढ़ेगा नहीं, और पानी के लिए ही तो बूस्टर लगा रहे हैं। पर हाँ, थोड़ा जनता को ये सतर्क रहना चाहिए कि मैंने 15 मिनट पानी पीने का भर लिया तो मुझे बंद कर देना चाहिए। हमारी भी इतनी नैतिकता बनती है कि 15 मिनट मैंने पानी चला के पीने का पानी भर लिया तो मैं बंद कर दूं ताकि आगे वाले के भी पानी आ जाए। इतना तो जनता को भी सोचना चाहिए, ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। विभाग इसमें सब कुछ नहीं कर सकता। चलिए, इस बात से मैं तो सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि गरीब लोग मालपुरा में ज़्यादा हैं, क्योंकि आय का साधन इतना नहीं है, सीमित है, लोग बाग काम धंधे नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे एरिया की बात कहता हूँ मैं, पुरानी तहसील की, कि मेरे को तो किसी का भी ध्यान नहीं है कि किसके बूस्टर लगा हुआ है। बस वो ढलान वाला एरिया है जो 15-20 मिनट पानी आता है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाती है। और ये व्यवस्था धीरे धीरे, मेरे को जहाँ तक अंदाज है, माननीय मंत्री महोदय जो बात बताते हैं और उनके द्वारा जो एनालिसिस में करता हूँ उससे कम से कम 1.5-2 साल इस समस्या से निजात पाने में लगेगा। लेकिन मालपुरा की जनता निराश न हो। ये समस्या प्रतिवर्ष गर्मियों के दिनों में आती है, क्योंकि अपन मूल्यांकन के तौर पर ये देखते हैं कि एक कूलर 90 लीटर पानी, जबकि 90 लीटर पानी 50 आदमी भी नहीं पीते हैं पूरे दिन का, तो अकेले हर घर में कूलर है, 90 लीटर पानी, तो इतना संभव हो नहीं पा रहा है पानी हर घर इतना पहुंच पाए। चलिए, हमने जो चर्चा करी है, देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। चर्चा का जो मुख्य मुद्दा था वो तो था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी में, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। ये तो प्रवक्ता है तो अपने पार्टी का पक्ष लेंगे। एक बीजेपी ने जो नारा लगाया ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, बीजेपी वाले माने या नहीं माने, लेकिन मैं आपको लिखित में दे देता हूँ कि अब की बार 400 पार के चक्कर में बीजेपी को कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ है। उसका रीज़न बताता हूँ। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भाई आप केवल कमल के निशान को देखें, आप अपने आप को मोदी समझें और परिश्रम करें फील्ड में जाकर, तब आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ के सांसदों ने क्या किया? मोदी जी की बात को अनुसरण किया लेकिन परिश्रम नहीं किया, अपने आप को मोदी माना, अहंकार से भर गए और अहंकार के मदवस्त। मैंने जब ब्लॉग लिखा था तो मैंने साफ लिखा था कि मोदी जो है, आपको जो वोट मिलेंगे वो मोदी जी के नाम पे मिलेंगे, लेकिन मोदी जी वोट देने नहीं आएंगे, वोट देने के लिए वोटर ही आएगा, वोटर घर से नहीं निकला। ये जो जितने भी सांसद हैं जो हार चुके हैं, अपने अहंकार से केवल मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे, फील्ड में नहीं गए, ना लोगों से मिले, ना उनसे चर्चा करी, ना संवाद किया, ना उनकी समस्याएं सुनी। इसके लिए हार अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अहंकार जिम्मेदार है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हम और ये जो कहानी है ना, विशेष रूप से हमारे जो सांसद है जोनापुरी, जो उनके ऊपर फिट बैठती है। देखिए, एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक पिनारा था, पिनारा जैसे रुई पींदने वाला। तो छोटा परिवार था और उसके पास में रोज़ 5-7 किलो रुई ग्रामीण दे जाते थे उसको पींदने, उसको पींद के मतलब वो अपना काम चलाता था। किसी ने एक दिन उसके साथ में मजाक किया तो उसे कहा कि भाई एक ट्रक रुई का आया हुआ है,
एक ट्रक रुई का आया हुआ तो क्या तू उसे पीन देगा? अब क्योंकि पिनारा जो था वो सज्जन आदमी था, उसके पास 5-7 किलो रुई रोज आती थी। अब जब उसने सुना कि मेरे पास ट्रक आया है तो पगला गया, इसके अंदर बावड़ा हो गया, वो बावड़ा हो गया। तो उसने कहा रोज, तो वो सुबह शाम उड़ते बैठते जागते करता, कौन पीन देगा, कौन पीन देगा, कौन पीन देगा। बीजेपी की सेम स्थिति ये होगी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। फिर किसी ने जब उसकी हालत देखी पिनारे की तो रहा नहीं गया, तो उसने जाके कहा बावड़े, जिस ट्रक को तेरे पास पिनाने के लिए लाया था उसमें तो आग लग गई है। तो उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ, अच्छा अब ये ठीक हुआ। तो अब क्या, जब बीजेपी वाले कहा अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, तो उस ट्रक में आग लग चुकी है और वो 240 पे सिमट गई है। अब उनको शांति मिली कि नहीं अब ठीक है, अब पीने वाला कोई नहीं है। बात कहानी ये संदेश छोड़ती है कि आपको अपने अहंकार में, अपने मद में इतना चूर नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपनी जनता की, अपनी प्रजा की अपनी आवाम की आवाज़ सुनना बंद कर दें। ठीक इसी तरह से कांग्रेस की भी स्थिति यही है। कांग्रेस जो 60 साल, इस कांग्रेस ने 60 साल देश में शासन किया है, लेकिन वो आज जब 10 साल तक मोदी ने राज किया है, उसके बावजूद अगर वो 54 सीटों 99 पहुँचती है तो उसे लगता है जैसे कोई नहीं हीरा हाथ में लग गया हो। आपको भी इतना पगला जाने की, इतना बावड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कांग्रेस वाले कर कहते हैं हम अपनी मेहनत से, तो आप भूल जाएं आपने मेहनत नहीं करी है। आपने ये नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदला जाएगा और लोकतंत्र खतरे में है। ये चीज, क्योंकि एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें आपको बता दूं, महानगरों में बीजेपी को बढ़त मिली है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस को मिली है। और ये सर्वे ये दिखाता कि ये जो नैरेटिव सेट किया था इसने कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव डाला है, उसकी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी है। हमारा कहना सीधा सीधा ये है कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, देखिए भारत लोकतंत्र का देश है और यहाँ चुनाव आते रहते हैं, तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी, न तो बीजेपी वाले 400 पार का नारा लगाएं, न कांग्रेस वाले मद में बावड़े हो जाएं। दोनों केवल जनता से वो वादे करें जो आप निभा सकें। किसी भी प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत है। यदि आपने ऐसा किया तो जनता आपको दोबारा से अपने सिर पर ताज बनाएगी, नहीं तो उसे घोड़ा पचार जो कहते हैं ना, वो लगाना भी आता है। जैसा कि वो अब यहाँ की जो सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरी है, जो कहते थे कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी जो नमो नारायण मीणा उनको कबड्डी खिला दूंगा, लेकिन जनता ने उनको ही कबड्डी खिला दी। राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 का ये कहना है कि यदि आपको सच में विकास करना है, जनता की भलाई करनी है, तो आप साफ सुथरे वादे करिए, जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए और फिर उन किए गए वादों को निभाइए। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नाइक के साथ, राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 के लिए मालपुरा से।